एक व्यक्ति एक स्कूल में टीचर था और उसकी हरकतें थोड़ी सी खराब थी स्कूल के बच्चों के साथ, तो उसको जेल हो गई। उसके घर में एक गोद ली हुई बेटी भी थी, तो वो भी चिंता थी सरकार को। जैसे ही जेल गया तो उसकी तबीयत खराब हुई, चेकअप हुआ, एमआरआई हुआ और पता लगा कि उसके ब्रेन में एक नस है जो दबी हुई है और वो प्रेस हो रही है लगातार। छोटी सर्जरी हुई, वो नस ठीक कर दी गई और जैसे ही ठीक किया उसका आपराधिक व्यवहार खत्म हो गया, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो गया एकदम। हर जगह ठीक से, उसको याद भी नहीं कि वो क्या करता था। सरकार ने स्टडी की और फिर उसको छोड़ दिया कि इसमें कोई खतरा नहीं है। वो अपने घर पे रहने लगा, काम करने लगा, एकदम ठीक हो गया। 6-8 महीने बाद फिर वो इंसान सोने लगा, फिर चेकअप हुआ, देखा फिर से वो एक ट्यूमर जैसा हिस्सा उसकी उस नस को प्रेस कर रहा है। और तब एक व्याख्या ही आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ डिसफंक्शन हो गया है। और यदि ब्रेन में डिसफंक्शन है तो वो बेचारा कहाँ जिम्मेदार हुआ? वो तो उसके ब्रेन की जो एनॉमली है वो जिम्मेदार हो गई। बड़ी व्याख्याएं हैं। कोई बोलते हैं सोशल रीजन है अपराध के, कोई बोलता है इकोनॉमिक रीजन है, जैसे मार्क्सिस्ट लोग बोलते हैं आर्थिक वजह होती हैं अपराध के पीछे। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति अपनी चेतना से अपराध करता है, वो जिम्मेदार होता है क्योंकि उसके पास एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होती है, या जिसको आप एक शब्द सुना होगा, संकल्प स्वतंत्र होता है, फ्रीडम ऑफ विल होती है। ये बहुत डिबेट्स है, इन पर कभी और बात करेंगे विस्तार में। ग्लव बनाया, दस्ताना बनाया, जो अभियुक्त होता था उसको दस्ताना पहनाते थे, पानी में हाथ डालते थे, क्वेश्चंस पूछते थे। थियरी सिर्फ इतनी सी थी कि अगर ये झूठ बोलेगा तो उसका बीपी कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर नापते थे। बहुत ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन पहला प्रयास उस व्यक्ति ने किया पॉलीग्राफ हो रहा है एक महिला का। मेन प्रिंसिपल क्या है? साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। हम पूछेंगे सवाल, और बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब हम झूठ बोलते हैं हम थोड़े से अनईजी होते हैं, थोड़ा घबराते हैं, बेचैन होते हैं। सच बोलना सबसे बढ़िया होता है। सच बोलने में आपको याद नहीं रखना पड़ता क्या बोला है, कहां बोला है। झूठ बोलने वाले की मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, वरना आप 50 झूठ बोलेंगे, 51वीं जगह कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे, वैसे फंस जाएंगे। झूठ बोलना बड़ा मुश्किल और बड़ा गलत काम हो जाता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं हमें थोड़ी सी बेचैनी होती है, तो बेचैनी से क्या क्या होगा? हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारी जो सांस की गति है, रेस्पिरेशन है, वो बढ़ेगा। फिर ये भी हो सकता है कि उस समय हमें पसीना ज्यादा आने लगे, स्वेटिंग होने लगे। यहां तक हो सकता है कि जो हमारी स्किन है, स्किन पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चलता है, इसको हम आगे समझेंगे भी थोड़ा सा, वो चेंज हो सकती है। आप आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं झूठ बोलते हुए, इसलिए जो आम लोग करते हैं वो आई कांटेक्ट से समझते हैं कि सच है कि झूठ है, चेहरे के भाव से समझते हैं। फिर आप सच बोल रहे हैं पर आराम से बात करेंगे, झूठ बोलते हुए आपका बॉडी मूवमेंट कुछ कुछ होने लगेगा क्योंकि आप असहज हैं उस समय। इन सारे प्रिंसिपल्स को मिला के ये तय किया गया कि हम 3-4 एक्टिविटीज को जज करके समझ सकते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये जो मशीन है इसमें क्या क्या है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो अगर आप ध्यान से देख पाए, यहां इसकी 2 उंगलियों में कुछ लगा हुआ है। ये जो उंगलियों में है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको आइडिया है ही, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वे करने या रिसीव करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। इससे क्या होता है? इससे ये पता लगता है कि जो स्किन है, जब कोई झूठ बोलेगा उसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज होने लगती है। तो इससे ये पता लगता रहता है कि इसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब कैसी है, पिछले सवाल में कैसी थी, अगले सवाल में कैसी हो गई, उसको हम नोट करते हैं। ये जो टेप इसके पेट पर बंधी है इसको बोलते हैं न्यूमोनिक टेप, या न्यूमोनिक ट्यूब कहते हैं। न्यूमोनिक ट्यूब का काम ये होता है, न्यूमोनिक में पी होता है शुरू में, क्यों होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन होता है। न्यूमोनिक ट्यूब ये बंधी है पेट पर और छाती पे। इसका पर्पस है ये देखना, सवाल पूछे जाते हैं इस टेस्ट में, हर सवाल का जवाब देते समय सांस की गति कम हुई कि ज्यादा हुई, ये इस टेप से पता लगता है। और ये सारे इनपुट्स कहां जा रहे हैं? कंप्यूटर में, वहां चल रहा है साथ साथ। तीसरी चीज इस टेस्ट में होती है जो आप देखेंगे ये वहां पे, इसको बोलते हैं बीपी कफ। आपने देखा होगा जब किसी का बीपी लेते हैं यहां पर एक बांधते हैं कफ, है ना।
इससे ये भी देखते हैं कि हर सवाल के जवाब में बीपी बढ़ा या कम हुआ। और चौथा, जो एक कुर्सी है वो सामान्य कुर्सी नहीं होती है। ये कुर्सी इस व्यक्ति का वजन वजन बीच में है कि साइड में है कि आगे है कि पीछे है, कितनी मूवमेंट हो रही है किस सवाल में, वो चेक करती है। तो जो चेयर है, ये चेयर भी स्पेसिफिकली डिजाइंड चेयर होती है। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति को बुला लिया, पहले इसको पता होता है कि टेस्ट हो रहा है, उसकी परमिशन से ही टेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता है हमारे देश में। फिर पहले प्री टेस्ट होता है इंटरव्यू। जो व्यक्ति टेस्ट करेगा, जो एक मनोविज्ञान की समझ रखता है, अपराध विज्ञान की समझ रखता है, क्वेश्चनियर बनती है, प्रश्नावली बनती है। पहले उसको बताते हैं कि देखो भाई, ये टेस्ट आपने अपनी मर्जी से दिया है, तनाव की बात नहीं है, कुछ सवाल पूछेंगे, डरना वरना एकदम नहीं है, ये मशीन कोई करंट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है कि ये एनालाइज करेंगे कि आप कितना सच बोल रहे हैं। उसको एट ईज ले आते हैं कि तनाव ना हो उसको। फिर जब टेस्ट शुरू होता है, कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं अजीब अजीब से, आलू का रेट क्या चल रहा है आजकल, कुछ भी ऐसे, ताकि उन सवालों से उसको ये समझ में है कि एक सामान्य सवाल पे उसकी ये सब रेट्स क्या चलती रहती है, या उसके घर के बारे में, परिवार के बारे में कुछ सामान्य सवाल पूछ लेते हैं। बीच बीच में वो सवाल आते हैं और देखते हैं कि सामान्य सवाल में सारे रेट्स क्या थी, उस सवाल में रेट्स क्या हुई, और फिर उस व्यक्ति के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बहुत मासूम लोग हैं। अब जैसे आप में से किसी को कोई बिठा दे यहाँ पर, आप कितना भी सच बोलेंगे, इसी घबराहट में ये मशीन के सारे पैरामीटर बढ़ जाएंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। जो मासूम व्यक्ति होते हैं, उनके तो हर जवाब हाई पर रहता है, उस समय घबरा जाते हैं। कुछ हैं सुपर घाट टाइप के लोग, मशीन लगा ऐसे बैठे हो, वो कह रहे कि देखिए डरने की बात नहीं है, कि मैं डर ही नहीं रहा, तुम क्यों डर रहे हो, पूछो सवाल। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना अच्छा झूठ बोलते हैं, इतना सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता, उस वाले भाव से। तो ऐसा हो सकता है कोई आदमी झूठ बोल रहा हो, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से कि ना हिल रहा है, ना हार्ट बीट्स बढ़ रही है उसकी, ना स्किन का करंट चेंज हो रहा है, ना श्वसन की गति बदल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसको। और जो बेचारा मासूम से चला, सब कुछ बढ़ गया अचानक डर के मारे। एक खतरा तो होता ही इसमें। तो करते क्या है, शुरू में ना हर व्यक्ति का एक नॉर्मल लेवल जज करते हैं कि किसी का नॉर्मल लेवल 0 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है। वो शुरू 4 से कर रहा है। जो मासूम सा आदमी है, हर चीज में 4 लेवल ऊपर बढ़ा हुआ है, तो उसका नॉर्मल 4 मान लेंगे। वहां से काउंट करना शुरू करते हैं, गैप कितना आया, कि वो सच बोलेगा तो भी तनाव के चौथे बिंदु पे है, झूठ में तनाव के 8वें बिंदु पे होगा। और जो घाघ आदमी है, सच बोलते हुए 0 पे है, झूठ पे 0.5 पे गया सिर्फ। तो ऐसे एक अमाउंट फिक्स करते हैं, मात्रा फिक्स करते हैं उस व्यक्ति के अनुसार, और हर क्वेश्चन के साथ नोट करते हैं सारी वैल्यूज, और उसकी टोटल वैल्यू क्या निकलेगी, उसके बेस पे तय होता है कि सच की वैल्यू यहां से यहां तक मानेंगे, यहां से यहां तक बोलेंगे झूठ है, और बीच की एक वैल्यू होती है जो कैन नोट से या तय नहीं हो पा रहा। इस तरह से टेस्ट होता है। अब ये टेस्ट आपने अगर देखा हो तो इसके बहुत फेमस एग्जांपल्स, मैंने आपको 2 फिल्मों का या सीरियल का एग्जांपल दिया, वो इसके एग्जांपल्स हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि ये टेस्ट अपने आप में प्रामाणिक है या नहीं है, इससे कुछ तय हो पाता है या नहीं, कितना वैलिड है। तो 2 बातें हैं। एक अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके एक प्रमुख ने कुछ साल पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट एकदम बेकार है। अमेरिकन के लिए तो काम करता है, बाकी लोगों के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि अमेरिका के लोग सच्चे होते हैं, बाकी लोग झूठे होते हैं। उसने कहा हमने कई ईस्ट यूरोपियन लोगों को देखा जो इस मशीन को आराम से धोखा दे सकते हैं। हाँ, अमेरिकन आमतौर पर फंस जाते हैं। फिर बोला जो एशियंस हैं वो भी इसको धोखा दे सकते हैं आराम से। कल्चर की बात है, जिस कल्चर में सच बोलने पर बहुत जोर दिया जाएगा, वहां के लोग झूठ बोलते हुए थोड़े परेशान होते हैं। लेकिन यदि किसी कल्चर में झूठ को बुरा नहीं माना जाता, तो वहां के लोग झूठ को लेकर सहज होते हैं, और सहज हैं, घबरा नहीं रहे हैं, तो उनके सारे पैरामीटर चेंज ही नहीं होते, तो फिर कैसे पकड़ेंगे। और यही चीज दिखाई गई है उस फिल्म में, जिस फिल्म का नाम मैंने बताया राइट या रॉन्ग। सनी देओल है। सनी देओल की पत्नी का अफेयर किसी से चल रहा था, और उसे गुस्सा आ गया, और उसने पत्नी और उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया। अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, मैंने फिल्म देखी है तो मुझे ध्यान है कि ऐसा ही हुआ था। अब उसका एक और ऑफिसर, वो ये भी पुलिस में काम करता है शायद, वही पुलिस में है, इसका दोस्त भी है, बाद में वो कंप्यूटर हो गया है, इरफान खान। उसे जिम्मेदारी मिली है जांच करने की, और इरफान खान पॉलीग्राफ टेस्ट करता है उसका। अब पॉलीग्राफ में पकड़े जाने का पूरा खतरा है। और फिल्म की थीम क्या है कि वो इतना समझदार है सनी देओल,
जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ना उसकी हार्ट बीट चेंज हो रही ना कुछ चेंज हो रहा है, और जहां जहां बढ़ने से साबित होगा कि ये सच बोलता है आदमी, वहां बढ़ रही है। जहां साबित होगा कि झूठ बोल रहा है वहां नहीं बढ़ रही है। और उसने अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल किया हुआ है कि टेस्ट का वही रिजल्ट आएगा जो ये चाहता है कि आए, और अंत में टेस्ट का रिजल्ट ये है कि ये बेकसूर है। उसे बरी कर देते हैं, और जब वो बरी करके जाता है, फ्लाइट लेता है भारत से बाहर की, और एक पर्ची छोड़ के जाता है अपने दोस्त के लिए, वही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इरफान खान। और पर्ची में लिखा हुआ है, तुम्हारे आरोप सही थे पर तुम साबित कर नहीं सकते। ये है पॉलीग्राफ की असलियत। कुछ दावा नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि ये प्रयोग होना चाहिए ताकि अपराधी पकड़े जाए, लेकिन इसका ये भी समझना है कि जब हम किसी अपराधी पर इसको लागू करेंगे, आरोपी पर, तो हमें समझना पड़ेगा इसके पीछे के कानून के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पॉलीग्राफ की मशीन नॉर्मली अवेलेबल हो जाए और पेरेंट्स घर पे ले आए और रोज रात को बच्चों पर लगा दें मशीन, किसके पास गए थे? मतलब और भी खतरनाक सवाल हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि ऐसा हो? पॉलीग्राफ की मशीन भारत के हर पेरेंट को, हर टीचर को मिल जाए? नहीं चाहेंगे ना? ठीक है, गनीमत है कि आप, क्यों आप कहेंगे राइट टू प्राइवेसी। भाई, मैंने कोई अपराध थोड़ा ना किया है, मेरी प्राइवेसी है। मैं किसके साथ गया, किसके साथ नहीं गया, मेरे पेरेंट्स क्यों जाने इस बात को, है ना? मैं मेट्रो सिटी में रहने वाला वयस्क व्यक्ति हूँ, आपके मन में ये भाव आएगा। और आज से 30 साल के बाद शायद आप कहेंगे हाँ, होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए पॉलीग्राफ की, क्योंकि तब आपके बच्चे वही सब कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, और तब आप वो सब करेंगे जो आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, है ना? तो नफरत आपको पेरेंट्स से नहीं है, नफरत इस पीढ़ी को अगली पीढ़ी से है। अभी आप इस तरफ है, 30 साल बाद आप उस तरफ खड़े हो जाएंगे, और आपके विचार लगभग वैसे ही बदलेंगे जैसे अभी आपके पेरेंट्स के विचार हैं।